सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है आम बराबर गेहूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि ईश्वर के नियमों का पालन करने तथा अपनी मेहनत के भरोसे रहने वाले लोगों का जीवन स्वास्थ्य और सुख शांति से भरा रहता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि अगर हम ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं और अपनी मेहनत के भरोसे रहते हैं तो हमें हमारा जो जीवन है वो कैसा रहता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारा जीवन भी सुखी रहता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। एक दिन कुछ बच्चे नदी किनारे स्थित अमराई में खेल रहे थे कि उन्हें एक चीज दिखाई दी। देखने में वह गेहूं के दाने जैसी मालूम होती थी। अधबीज में उसके एक लकीर बनी थी, जैसे दो भाग जुड़े हों, लेकिन वह दाना इतना बड़ा था जैसे देशी आम। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि एक दिन कुछ बच्चे नदी किनारे स्थित अमराई में खेल रहे थे। तभी उन्हें एक चीज नजर आती है और वो चीज कैसी होती है, गेहूं के दाने जैसी मामूली सी होती है, लेकिन वो अधबीज से उसमें एक लकीर सी खिंची हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो देशी आम है। एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो 2 पैसा देकर उसे ले लिया। वह मुसाफिर फिर उसे ले गया और राजधानी के नगर में पहुंचकर वहां राजा के साथ अजायबात के नाम पर उसे बेचकर धन कमाया। फिर क्या होता है बच्चों, अब उन बच्चों से एक मुसाफिर उनके हाथ में वो बीज देख लेता है, वो गेहूं का बीज देख लेता है। तो वो क्या करता है, उन बच्चों से उस बीज को 1-2 पैसे में खरीद लेता है और फिर वही बीज लेकर राजा के पास जाता है और अजायबात के नाम से उसे राजा के पास बेच देता है और बहुत सारा धन कमा लेता है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो इन बच्चों से ये जो दाना है जो आम जैसा नजर आ रहा है तो ये उनसे खरीद रहा है। राजा ने अपने दरबार के नवरत्न पंडित बुलाए, कहा कि यह चीज क्या है, पता कर बताएं। पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, पर उन्हें उस चीज का कुछ अता पता नहीं मिला। आखिर एक दिन वह दाना खिड़की पर रखा था कि मुर्गी उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी। इस तरह उसमें छेद हो गया। तब पंडितों ने देखा कि अरे यह तो गेहूं का ही दाना है। इस पर पंडितों ने राजा से जाकर कहा, महाराज, यह दाना अन्नराज गेहूं का है। अब राजा क्या करते हैं, अपने दरबार के नवरत्न पंडितों को अपने पास बुलाते हैं और पता करने के लिए कहते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। अब वो जो पंडित होते हैं बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है। फिर एक दिन क्या होता है, वही दाना जो होता है वो खिड़की के पास रखा हुआ होता है। उसमें एक मुर्गी आती है उसके पास और उसमें अपनी चोंच मारने लगती है और उसमें छेद हो जाता है। तभी उन पंडितों को देखकर पता चलता है कि वो किसका दाना है, गेहूं का दाना है। और इस पर पंडित जो है वो राजा को जाकर सब कुछ बताते हैं, महाराज, ये दाना अन्नराज गेहूं का है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पंडितों से कहा कि कहां और कब ऐसा अनाज का दाना पैदा हुआ, इसका पता आप लगा कर दें। पंडित लोग फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पोथियां टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन कुछ पता ना चला। आखिर राजा के पास आकर बोले, हम कुछ नहीं बता सकते महाराज। इस बारे में हमारी पोथियों में कोई उल्लेख नहीं मिला। आपके लिए तो किसान से पूछा होगा, इसके लिए तो किसान से पूछना होगा महाराज। शायद कोई उनमें अपने पुरखों से जानता हो कि कहां और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था। अब महाराज क्या कहते हैं कि अब इसका पता लगाइए कि कहां पर इतना बड़ा दाना उगाया जाता है। तो पंडित क्या करते हैं, फिर इस पर सोचते हैं, विचारते हैं और उन्होंने अपनी पोथियां टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो राजा को जाकर क्या कहते हैं कि महाराज, हमारे पोथियों में तो इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, तो इसके बारे में तो किसान से जाकर पूछना चाहिए। उनके शायद कोई पुरखों
को पता होगा कि ये जो गेहूं का दाना है कब किस समय में इतना बड़ा उगा करता था। राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उनके सामने बुलाए जाएं। आखिर ऐसा एक आदमी आया जिससे पता चलने की आस बंधी। दो बैसाखियों के सहारे ज्यों त्यों लड़खड़ाता महाराज की उपस्थिति में वह लाया गया। वह बूढ़ा था और उसकी कमर झुक गई थी, दांत थे नहीं, चेहरा मुल्तानी मिट्टी सा पीला था। अब राजा क्या हुक्म देते हैं कि सभी बड़ी बड़ी उम्र वाले जो किसान हैं उनको मेरे सामने लाया जाए। और आखिर एक ऐसा आदमी उन्हें मिल जाता है जो इस चीज के बारे में बता सकता है। तो दो बैसाखियों के सहारे वो जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ राजा के सामने उपस्थित होता है और वो बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है, उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई होती है और दांत उसके होते नहीं है और चेहरा कैसा होता है, मुल्तानी मिट्टी जैसा पीला होता है। राजा ने यह दाना उसे दिखाया, लेकिन बूढ़े की आंखें मुश्किल से देखने लायक थी। उसने उसे हाथ में लेकर टटोल कर देखा। राजा ने पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगता था? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का अनाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया है? अब राजा क्या करते हैं, उस बूढ़े व्यक्ति को वो दाना दिखाते हैं। अब बूढ़े व्यक्ति की आंखें कमजोर होती है, बहुत मुश्किल से वो देख पाता है। तो वो क्या करता है, उस गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेता है और उसे टटोलने लगता है। फिर राजा पूछते हैं कि बता सकते हो ऐसा दाना कब और कहाँ उगाया जाता था? क्या तुमने कभी ऐसा दाना अपने यहाँ पर उगाया है या फिर तुमने कभी ऐसा दाना खरीदा है? वह बूढ़ा कान का कुछ ऐसा निपट बहरा था कि राजा की बात मुश्किल से सुन सका और काफी देर में उसकी समझ में आया। आखिर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा अनाज ना मैंने बोया है, ना कभी काटा है, ना कभी खरीदा है। जब अनाज बेचा खरीदा करते थे तब भी दाना जैसा आज है वैसा ही छोटा होता था। लेकिन मेरे बाप से पूछकर देखें, उन्होंने शायद सुना होगा कि ऐसा दाना कहाँ उगता था। अब वो बूढ़ा आदमी जो होता है उसे कम सुनाई देता है, तो वो राजा की बात बहुत मुश्किल से सुन पाता है। तो उसकी समझ में बहुत देर में आता है कि राजा क्या कहना चाहते हैं। तो फिर आखिर में वो उन्हें जवाब देता है कि नहीं, ऐसा अनाज मैंने नहीं बोया है, ना कभी काटा है और ना कभी खरीदा है। जब अनाज बेचा खरीदा करते थे तब भी जैसा अनाज आज दिखता है, जितने आकार का दिखता है वैसा ही तब भी होता था। लेकिन मेरे बाप से अगर पूछोगे तो उन्होंने शायद सुना होगा ऐसा दाना कहाँ उगता था। इस पर राजा ने बाप को लाने का हुक्म दिया। उसकी खोज खबर हुई और आखिर महाराज के सामने उसे लाया गया। वह एक लठिया के सहारे चलता हुआ आया। राजा ने उसे दाना दिखाया। उस किसान ने दाने को गौर से देखा। वह अपनी आंखों से अब भी भली प्रकार देख सकता था। अब इस प्रकार क्या होता है बच्चों, अब उस किसान के बाप को बुलाया जाता है और उसकी खोज खबर हुई तो आखिर महाराज के सामने उसे लाया गया और वो भी बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है, तो लठिया के सहारे वो आता है। राजा ने उसे दाना दिखाया, फिर उस किसान ने उस दाने को गौर से देखा और उसकी आंखें अभी भी अच्छी तरह से सही होती, यानी कि वो अच्छे से देख पाता है। राजा ने पूछा, बतला सकते हो चौधरी कि यह कहाँ पैदा होता है? क्या इस तरह का अनाज कभी तुमने खरीदा, बेचा या अपने खेत में बोया है? वह आदमी थोड़ा ऊंचा तो सुनता था, लेकिन अपने लड़के जैसा बदहाल ना था। अब राजा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुमने कभी ऐसा अनाज खरीदा है या कभी बोया है, या फिर तुम्हें पता है कि ऐसा अनाज कहाँ पर बोया जाता है। फिर वो आदमी जो है वो थोड़ा ऊंचा सुनता था, लेकिन जैसा उसका बेटा था उसे कम सुनाई देता था, उसे ढंग से समझ नहीं आता था। उतनी बुरी हालत उस आदमी की नहीं थी। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसे दाने का अनाज अपने खेत में ना बोया है ना काटा है, और बेचने खरीदने की तो जो बात आपने कही, मैंने ऐसा अनाज ना कभी खरीदा और ना कभी बेचा। हमारे जमाने में सिक्के का चलन ही नहीं था, बस अपना अनाज उगा लेते थे और कमी होती या जरूरत होती तो आपस में बांट बदल लेते थे। मुझे मालूम नहीं कि यह अनाज कहाँ की उपज है। हमारे जमाने का दाना आज के दौरान
आज के दाने से तो बेशक काफी बड़ा होता है और भारी होता है, लेकिन इस जैसा अनाज का दाना मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बाप को कहते सुना है कि उनके जमाने में गेहूं बहुत बड़ा होता था और एक दाना बहुत सा चून देता था। आप उनसे पूछें। अब वो जो व्यक्ति है वो क्या कहता है कि नहीं, मैंने ये दाना नहीं देखा, इतना बड़ा दाना ना मैंने कभी बोया है ना कभी खरीदा है। और हमारे जमाने में तो दाना पैसे का चलन भी नहीं था। लोग क्या करते थे, अपने खेत में फसल उगाते थे और उसी को खाते थे, और अगर थोड़ी बहुत कमी हो भी जाती थी तो आपस में बांट लेते थे। तो उस समय क्या होता था बच्चों, जो अनाज होता था लोग अपने अपने खेत में उगाते थे और वही खाते थे। वो किसी को बेचते नहीं थे बल्कि आपस में बांटकर खाते थे। फिर वो क्या कहता है कि मैंने अपने बाप से सुना है कि उनके जमाने में गेहूं जो होते थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे। हो सकता है उन्हें पता हो, तो आप उनसे पूछ लीजिए। राजा ने इनके बाप के बाप को भी बुला भेजा। खोज करने पर वह भी मिल गए और राजा के सामने लाए गए। वह बिना सहारे के चलते हुए वहां आ गए। निगाह उनकी निर्दोष थे, कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वह साफ और स्पष्ट थे। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने उसे देखा और हाथ में लेकर परखा। फिर बोले, आज कहीं मुद्दत के बाद ऐसा गेहूं देखने को हमें मिला है। यह कहकर उन्होंने कुतर कर जरा जीभ पर लिया। बोले, हाँ, यह वही किस्म है। अब राजा जो है वो उनके बाप के बाप को भी बुला लेते हैं। अब जो उनके बाप का भी बाप होता है वो बिना सहारे के चलते हुए आता है, यानी कि वो बिल्कुल फिट होता है, बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है और उसकी जो दृष्टि होती है वो भी अच्छी होती है, उसे अच्छे से सुनाई देता है और वो स्पष्ट साफ बोल भी पाता है। अब राजा उसे जब वो दाना दिखाते हैं तो वो दाना देखकर पहचान जाता है और कहता है कि बड़े मुद्दत के बाद ऐसा गेहूं हमें देखने को मिला है। और ये कहकर वो क्या करता है, उसे अपनी जीभ से कतर कर कहता है कि हाँ, ये वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह, बतलाइए कि कब और कहां ऐसा गेहूं उगा करता था। क्या आपने ऐसा अन्न कभी खुद मोल लिया है या अपने खेत में लगाया है? उस वृद्ध ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जमाने में ऐसा अन्न हर जगह उगा करता था। मेरी जवानी ऐसे अनाज पर पली है। औरों को भी ऐसा ही अनाज मैंने खिलाया है। इसी तरह का दाना हमारे खेत की बालों में पका करता था। उसी को सब बोते, काटते और गाहते थे। अब जो राजा है वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा गेहूं उगाया है और ऐसा कभी अन्न खुद मोल लिया है और अपने खेत में लगाया है? तो जो वृद्ध है वो क्या उत्तर देता है कि राजन, ऐसा अन्न तो पहले हर जगह पे उगा करता था और मेरी जवानी जो है इसी अनाज पर पली बड़ी है, यानी कि ऐसे ही अनाज को खाकर मैं बड़ा हुआ हूं और औरों को भी मैंने ऐसा अनाज खिलाया है। फिर राजा ने पूछा, पितामह, यह बतलाइए कि यह दाना आप कहीं से मोल लाए थे या अपने आप उगा था? वृद्ध पुरुष सुनकर मुस्कुराए। बोले, हमारे जमाने में अन्न बेचने जैसे पाप की कोई बात कभी नहीं सोच सकता था और सिक्के को हम जानते भी ना थे। हर एक के पास काफी रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वे खेत कहाँ थे और ऐसा अनाज आप कहाँ जाकर उगाते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या, ईश्वर की यही धरती तब थी जहां हल जोता और मेहनत की, वही हमारा खेत हुआ। जमीन छूटी बिछी थी। मालिक, मिल्कियत की बात ना थी। जमीन ऐसी कोई चीज नहीं थी कि तेरी मेरी होती। हमारे जमाने में एक हाथ की मेहनत ही ऐसी चीज थी जिसमें लोग अपना हक मानते थे, नहीं तो कोई भी नहीं। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कहता है कि हमारे जमाने में ऐसी ही धरती, जो धरती आज ईश्वर ने हमें दी है वही धरती हमारी भी थी, और जहां हल जोता जाता था, मेहनत की जाती थी, वही खेत उसका हो जाता था। और उस समय क्या होता था, उस समय सिक्के को तो कोई जानता भी नहीं था। लोग क्या करते थे, केवल मेहनत को जानते थे। उस समय ऐसा नहीं होता था कि ये जमीन तेरी है, ये जमीन मेरी है। उस समय लोग अपनी मेहनत को ही क्या मानते थे, अपना हक मानते थे।
राजा ने कहा, 2 सवालों का और जवाब दीजिए पितामह। पहला सवाल यह कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद हो गया। दूसरा यह कि आपका पोता तो बैसाखियों से चलकर यहाँ आया, बेटा एक लठिया के सहारे पहुंचा और आप बिना किसी सहारे के चलते आ गए। आपकी आंखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और वाणी साफ और मधुर है, यह कैसे हुआ। अब जो राजा है वो उस व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से 2 सवाल करते हैं कि अब मुझे 2 सवालों के जवाब बताइए कि अब ये बताइए कि अब क्यों धरती ऐसे अनाज को नहीं बोती है, क्यों उसने ऐसे अनाज को बोना बंद कर दिया है। और दूसरा ये कि आपका जो पोता है वो तो बैसाखियों में आया है और जो बेटा है वो लाठी के सहारे आया है, लेकिन आप बिना किसी सहारे के यहाँ पर चलकर आए हैं और आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी है, दांत भी मजबूत है और वाणी भी बिल्कुल साफ है। तो ऐसा कैसे हुआ। तो उस पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत का आसरा थाम कर रहते हैं। पुराने जमाने में लोग ईश्वर के नियम को मानते थे और वैसे ही रहते थे। जो उनका था वही उनका था, दूसरों की मेहनत और उसके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था। तो बच्चों, वो व्यक्ति क्या उत्तर देता है कि आजकल आदमियों ने क्या करना शुरू कर दिया है, दूसरों की मेहनत पर मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है। आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरी की मेहनत पर ही आसरा लगाकर बैठे रहते हैं कि कोई दूसरा फसल उगाएगा, फिर कोई दूसरा उसे काटेगा, फिर उसे कोई बेचेगा, फिर जाकर उसे हम खाएंगे। तो ये क्या है, हम दूसरों के भरोसे बैठे हुए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग क्या करते थे, खुद ही फसल उगाते थे, खुद ही सब्जियां उगाते थे, उसे काटते थे और अपने आप बनाते थे, मेहनत करते थे। तो इसलिए तब लोग क्या रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन आजकल लोग क्या रहने लगे हैं, आलसी होने लगे हैं, अपनी मेहनत ना करके दूसरों की मेहनत पर खाने लगे हैं। तो इसलिए आजकल लोग क्या होते हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन पहले के जो पूर्वज लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं, वो कमजोर नहीं होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।